प्यारे बच्चों, कैसे हो, कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ क्योंकि क्लास शुरू हो गई है और हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो शायद आपको कम समझ में आता हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो क्या है, हमारा चैप्टर 7 का L6 है आज, और ये सब तो हमें पता ही है, पुरानी कहानियां। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विकास के भ्रूणात्मक प्रमाण। इसके लिए एक ज़रूरी बात कि आपकी 11th जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे आपको पुरानी यादों से घुमा कर लाने की, लेकिन फिर भी क्योंकि 11th में एनिमल किंगडम अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि अभी ख़त्म भी हुआ है, और वो पढ़ा है आपने, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी और ऑलरेडी समझ आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि विकास के हमारे पास, यानी कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है कि हम किसी बैक्टीरिया, वायरस और मछलियों टाइप के जीवों से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। हाय, हमने कितनी कठिनाइयाँ देखी है। ये जो कहानियाँ हैं, इसको प्रूफ करने का हमारे पास जो तरीका है वो है भ्रूणात्मक परिणाम, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, कि एम्ब्रियोलॉजी कैसे बताती है हमें, हमारे भ्रूण कैसे बताते हैं हमें कि हम किससे विकसित हुए हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहला विकास के भ्रूणात्मक प्रमाण देखने वाले हैं आज हम, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी कहते हैं। ये अभी मैंने ट्रांसलेशन कर दिया था। हालांकि मनुष्य सहित सभी रीढ़धारी क्या होते हैं, का होते हैं या रीढ़धारी? मैम हमका नहीं पता। जिसका हम कहते हैं कॉर्डेट, वर्टिब्रेट्स। कॉर्डेट में भी कौन? वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा के प्राणी जिनमें क्या होती है, वर्टिबल कॉलम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा या रीढ़धारी जीव। रीढ़धारी जीवों के भ्रूण में अनेक ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो वयस्क जीव में अनुपस्थित होती है। यह सभी इस बात का प्रमाण है कि अभी के जीव किसी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। ठीक है, हम में वर्टिबल कॉलम है, हमसे पहले वाले जो हैं मंकी है उनमें वर्टिबल कॉलम है, शेर में वर्टिबल कॉलम है, बिल्ली में वर्टिबल कॉलम है, डॉल्फिन में वर्टिबल कॉलम है। तो ये बात सिद्ध करते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं किसी लिंक से जुड़े हुए हैं, यानी कि किसी एक प्रकार के पूर्वज से आए हुए हैं। हालांकि हम में अभी बहुत असमानता है, कहाँ मैं, कहाँ डॉल्फिन। नहीं, चेहरे की बात नहीं कर रही, वैसे बात कर रही हूँ। चेहरे में तो डॉल्फिन ज़्यादा क्यूट है, क्यूट तो मुझे बिल्लियाँ भी लगती हैं, तो मैं उससे भी कंपेयर कर सकती हूँ। कहाँ मैं, कहाँ बिल्ली, कितनी क्यूट। तो वैसे हम में बहुत असमानता है, लेकिन फिर भी हम मैमल्स में आते हैं क्योंकि हम में मेमोरी ग्लैंड है। ये एक समानता है, यानी कि ये कुछ न कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ये सिद्ध करता है कि हम किसी एक टाइप के पूर्वज से होकर आए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपके घर में कोई बच्चा है, जब हुआ होगा तो आप थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, 4-5 साल का, तो आपने कहा होगा यार ये इसकी शक्ल तो इसके दादाजी जैसी है, इसके दादाजी पे गया है। अब वो दादाजी जिंदा नहीं है ना, ऐसा मान लो। तो वो दादाजी नहीं रहे, तो हम क्या कहते हैं, इसकी शक्ल जो है इसके दादाजी की तरह है। ऐसा कहने का क्या मतलब हुआ? या वो आपको पता नहीं है कि ये कौन है, वो रास्ते से जा रहा है ना, कहीं बहुत सालों बाद कहीं आया है, और बहुत सालों बाद कहीं आया है और किसी ने उससे पूछा कि क्या तुम वो गिरधारी लाल शर्मा के पुत्र हो? अब ये कौन है गिरधारी लाल, मुझे भी नहीं पता, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम गिरधारी लाल शर्मा के पोते हो क्या? तो वो कहता है हाँ, गिरधारी लाल शर्मा का पोता हूँ। आपको कैसे पता? तो बोले तुम्हारी शक्ल जो है वो बिल्कुल गिरधारी लाल जैसे दिख रही है। वो हमारे परम मित्र हुआ करते थे, तो हम देखते ही पहचान गए कि तुम किसके जो पोते होंगे, गिरधारी लाल के। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा फेस दिखा जो गिरधारी लाल से मिलता जुलता है। हालांकि गिरधारी लाल 2 पीढ़ी पुरानी बात हो गई, या उसने बोल दिया तुम किसी के पर पोते हो। तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टर आपको गिरधारी लाल जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि ये उसके जो समान कैरेक्टर है, इस बात को प्रूफ करते हैं, यानी प्रमाणित करते हैं कि ये गिरधारी लाल का पुत्र रहा होगा। तो हम में भी, यानी कि इंसानों में भी, और जो भी अपर लेवल के जो एनिमल्स हैं, शेर, चीता, बकरी, जो भी अपर लेवल के एनिमल हैं, उनके कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो पुराने यानी कि लोअर कैटेगरी के एनिमल से मिलते जुलते हैं।
मछलियों से मिलते जुलते हैं, मेंढक से मिलते जुलते हैं। तो ये बात इस बात को प्रूव करती है कि अगर हम में कुछ लक्षण मेंढक और मछलियों जैसे हैं, इसका मतलब हम मेंढक और मछलियों से बने हैं, जैसे वो पोता जो है अपने दादा से बना है ना। बात कनेक्ट हो गई कि कैसे एम्ब्रियोलॉजी। अब यहाँ पे हम शक्ल देखकर नहीं बता रहे, वहां पे हम क्या पोते की शक्ल देखकर बता रहे। यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो है भ्रूण, कि हम भ्रूण को देखकर ये बता रहे हैं कि मानव का विकास जो है वो मछलियों से या पक्षियों से या उससे भी पुराने जो एनिमल्स हम ले लें कि नॉन कॉर्डेट से हुआ है। कैसे, अभी देखेंगे। रीढ़ के जीवों के भ्रूणीय विकास के अध्ययन से स्पष्ट हुआ, जब हमने वही कॉर्डेट का सारा अध्ययन किया तो हमें ये स्पष्ट हुआ कि सभी वर्ग जैसे मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी के जीवों में अत्यधिक समानताएं पाई जाती है। सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दूं एक बार। मत्स्य का मतलब फिशीज, मछलियाँ। एम्फीबिया तो इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी बता देती हूँ, उभयचर, जिसको हम मेंढक वगैरह आते हैं जिसमें। सरीसृप मतलब रेप्टिलिया, जिसमें सांप वगैरह आते हैं। अभी ही चल रहा है, एनिमल किंगडम खत्म हो चुका है 11th का, जहाँ पे हमने ये सब पढ़े। और फिर पक्षी यानी कि एविज, और स्तनधारी यानी कि मेमेलिया। बहुत ज़रूरी है वो चैप्टर, अगर 12th वालों को थोड़ा सा यहाँ पे समझने में कोई कन्फ्यूजन हो, और अगर 11th किसी ने अच्छे से पढ़ी है तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ईजी है। क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये कहना चाह रहा है कि हम जो कहते हैं मानव, मानव कोई आदमी नहीं है। मानव का मतलब हम, मतलब कि मेमेलिया में आते हैं हम, स्तनधारी हैं। हम ये कहते हैं जैव विकास के तहत, जो हम जानते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि मेमेलिया जो है वो किससे विकसित हुए हैं। मेमेलिया के पहले कौन थे? एविज यानी कि पक्षी थे। पक्षियों से पहले कौन थे? रेप्टाइल्स थे। ये हमें पता है, क्लास 11 में पढ़ा दिया हमें, है ना। रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, रेंगने वाले, सरीसृप जिसको यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। फिर ये किससे आए हैं? ये उभयचर यानी कि एम्फीबिया से आए हैं। और फिर ये किससे आए हैं? ये मछलियों से आए हैं यानी कि फिशीज से आए हैं, मत्स्य वर्ग से आए हैं। सिर्फ कॉर्डेटा की बात करें हम, लोअर कैटेगरी के नॉन कॉर्डेट्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन भी आप भूल गए होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आपको याद होगी कि पहले फिशीज आई है, फिर एम्फीबिया आए हैं, फिर रेप्टाइल्स आए हैं, फिर एविज आए हैं, फिर मेमेलिया आएंगे। अब आपको कैसे पता कि ये हुआ है? कैसे पता? तो अगर आपने क्लास 11th की अभी वाली क्लासेस भी मेरी देखी है तो मैंने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें कैसे पता कि कौन पहले क्यों आया है। एक तो हमारे पास इनकी कनेक्टिव लिंक्स है, एवोल्यूशन, यानी कि जो मैंने कहा, जैसे मैंने आपको आर्कियोप्टेरिस का उदाहरण दिया था कि हमारे पास रेप्टिलिया और एविस का एक कनेक्टिव लिंक प्रेजेंट है, जो ये बताता है कि रेप्टिलिया जो है वो किस में कन्वर्ट हुए होंगे? एविस में कन्वर्ट होंगे। ऐसे सबके हैं हमारे पास, कोई ना कोई एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है जो जिनमें दोनों के मिक्स से कैरेक्टर हमें मिलते हैं। अब मेरी बात जरा सुनो, हमें यहाँ पे बात करनी है भ्रूण की। तो जब हमने इन सबके भ्रूण देखे तो हमने ये पाया कि वही फिर से मैं जाऊंगी क्लास 11th में कि आपने पढ़ा है कॉर्डेटा के मेनली जो है 3 लक्षण हैं कि उनमें एक तो नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, एक गिल दरारें होनी चाहिए, और तीसरा है कि उनमें नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होनी चाहिए। ये बात ठीक है। अब हम में तो अभी जब आप वयस्क बन चुके हैं या जब आप बच्चे भी होते हैं, आप में नोटोकॉर्ड नहीं होती, आप में गिल्स नहीं होते। फिर हमें कैसे पता चला कि ये मछलियों से हम आए हैं? क्योंकि हमारी भ्रूणीय अवस्था में, क्लास 11th में आपने पढ़ा है और मैं वही बताने जा रही हूँ कि भ्रूणीय अवस्था में हम में नोटोकॉर्ड भी होती है, हम में गिल स्लिट्स यानी कि गिल दरारें भी होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड हम में है जो अभी भी है। नोटोकॉर्ड हमारी किस में बदल चुकी है?
कशेरु के दंड में बदल चुकी है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। गिल दरारें हमारी अभी नहीं है, लेकिन जब हम मम्मा के पेटू में होते हैं तो हमें गिल दरारें भी होती हैं, ठीक है। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड तो है ही, जो नर्वस सिस्टम का उदाहरण है। तो ये बात ये प्रूव करती है कि मछलियों में जनरली अगर हम अब देखें तो मछलियों में भी क्या होती है, वयस्क अवस्था में भी, यानी कि नॉर्मल मछली में गिल दरारें होती हैं। मतलब गिल दरारें मछलियों में थी, उभयचर में भी होती है किसी अवस्था में, जीवन की किसी भी अवस्था में है। उसके बाद रेप्टिलिया में भी होती है, जीवन की किसी भी अवस्था में, बड़े होने पर नहीं होती रेप्टिलिया में, एविज में भी बड़े होने पर नहीं होती, लेकिन इन सब की भ्रूणीय अवस्था में हमें गिल दरारें, नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम मिलता है। ये इस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं मैमेलिया का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ है, मछलियों से हुआ है, ठीक है। और बताएं, इनके भ्रूण देखते हैं, चलो आओ इनके भ्रूण की फोटो दिखाती हूं मैं आपको। ये देखो, ये है भ्रूण सबके, किस किस के भ्रूण है मैं आपको बता देती हूँ। ये एक मछली का है, ये काला नाम लिखा है, ये कोई मछली है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई ये किसका है, मछली, ताकि आपको थोड़ा सा बार बार ना बताना पड़े। ये मछली है, ये उभयचर यानी कि एम्फीबिया है, कोई भी जीव हो आपको कोई लेना देना नहीं है, वैसे सिलामेंडर का है। इसके बाद ये जो है ये किप्लोकॉन का है, यानी कि ये हो गया आपका रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, ठीक है। ये जो है ये पक्षी का है, ये भी पक्षी है, ये दोनों ही पक्षी के हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मेरी बात सुनो जरा। अगर आप ये वाली स्टेज देखो, देखो परिवर्तन कैसे हो रहा है। ये सबसे पहली वाली स्टेज है, उसके बाद ये, इसके बाद ये मछली की, अकेली मछली की, फिर ऐसे सिलामेंडर की ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ऐसी वाली, ऐसी वाली और ऐसी वाली। अब देखो मछली और इन सब के अगर हम देखें सारे भ्रूण, तो देखो कितनी सिमिलरिटी है। क्या आप सिर्फ इसको देखकर बता सकते हो कि इनमें कौन इंसान का बच्चा है, कौन मछली का बच्चा है और कौन किसका बच्चा है? बता सकते हो? नहीं बता सकते, सभी सेम नजर आ रहे हैं। फिर जब हम थोड़ा और विकसित भ्रूण को देखते हैं तो भी आपको इन दोनों में इन चार से डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों तो फिर भी सेम लग रहे हैं और ये चार फिर भी सेम लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप नहीं बता सकते कि कौन सा किसका बच्चा है। इसको तो मछली बता सकते हो, इसको आप बोलोगे मछली, लेकिन ये तो मछली है नहीं, ये तो एम्फीबिया है। दिख रहा होगा आपको मछली, क्योंकि इसमें आपको फिन्स दिख रहे हैं। फिर जब तीसरी स्टेज पर आते हैं तब हम में भिन्नताएं आ जाती है। मछली मछली जैसी बन जाती है, सिलामेंडर सिलामेंडर जैसा। और यहाँ पे देखो आप, ये दोनों तो फिर भी सेम लग रहे हैं और ये दोनों भी काफी हद तक सेम ही लग रहे हैं, जबकि एक पक्षी है और एक इंसान है। ये किसका है भाई? मानव का, मैमेलिया। बात समझ गए आप? ये क्या सिद्ध कर रहा है कि हमारे भ्रूण, मतलब मानव का भ्रूण जब भ्रूण होता है पहली या दूसरी या तीसरी स्टेज में, तो वो मछली जैसा ही दिखता है। तो कभी ना कभी वो मछली रहा होगा। ये बात हमें पता चलती है कि भ्रूणी अवस्था में आने वाली समानताएं हमें ये सिद्ध करती है कि हम कभी ना कभी मछली रहे होंगे, इसलिए उसके कुछ कैरेक्टर हमारी भ्रूणी अवस्था में अभी भी दिखते हैं, जैसे गिल्स पाया जाना। ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये क्या है? ये इसके गिल्स है। मानव में गिल्स होते हैं, लेकिन कब? जब वो छोटा बेबी यानी भ्रूणी अवस्था में होता है, 4 मतलब महीने भर की अवस्था जब होती है भ्रूण की, तब उस अवस्था में। विकास पढ़ा है ना हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में हमने पढ़ा है कि पहले हार्ट बनता है पहले मंथ में, फिर दूसरे मंथ में जो है उसके अंगक बनते हैं, तीसरे मंथ में फिर उसके लिंग निर्धारण हो जाता है, काफ़ी संरचनाएं डेवलप हो जाती है। तो ये चीज़ें सिद्ध करती हैं कि हमारा एम्ब्रियो इनके एम्ब्रियो से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कहीं ना कहीं हम इनसे ही विकसित हुए हैं और इनके कुछ बचे कुचे कैरेक्टर हमें मिलते हैं, ठीक है। हम में नोटोकॉर्ड होती है भ्रूणी अवस्था में, हम में गिल्स होते हैं जो कि मछलियों में होते हैं वयस्क अवस्था में, लेकिन हम चूंकि विकसित हो चुके हैं तो हमारी वयस्क अवस्था में तो गिल्स गायब हो गए हैं, लेकिन
प्राइमरी स्टेज पर गिल का होना ये बताता है कि हम कहाँ से आए हैं, मछलियों से एम्फीबियन बने। ये देखो इसका ये हमारा तो सिर्फ इतना सेम हो रहा है, यहाँ से हम डिफरेंट हो गए, लेकिन एम्फीबिया को देखो, क्योंकि रेप्टाइल से मछली से एम्फीबिया आए हैं, पिसिस से एम्फीबिया, तो इसके तो ये देखो दोनों सेम है, दोनों समानता प्रदर्शित, क्योंकि ये बता रहा है कि इससे ये बने होंगे और फिर आगे जाके ये ऐसा हो गया, फिर इससे ये बने होंगे, इससे ये बने होंगे, इससे ये बने होंगे, इससे ये बने होंगे, ये सिद्ध करता है। और कनेक्टिव लिंक्स जिनकी हमने बात की कि वो तो हमारे पास है ही, फॉसिल्स तो हमारे पास है ही, एक मिसिंग लिंक्स की हम बात करेंगे तो वो भी आगे करेंगे। तो ये भ्रूणीय अवस्था हमें बताती है कि हमारा विकास हुआ है, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकेल, इनको आपको लिखना है, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल 1834 से 1919 में इन्होंने ये बताया कि इन समानताओं का विकासीय महत्व है, मतलब ये जो भ्रूणों में समानता मिल रही है ना, ये वही नहीं है ना, इनका क्या लॉजिक है, जो अभी हमने कंक्लूजन निकाला कि ये समानताओं को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने पुनरावर्तन सिद्धांत, ये सिद्धांत का नाम याद रखेंगे आप, पुनरावर्तन सिद्धांत यानी कि रिकैपिटुलेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसे कहा गया कि किसी जीव का, क्या कहा गया, इसको कोटेट कर लीजिए आप, कहा गया कि किसी जीव का विकास उसके विकासीय इतिहास को दोहराता है। क्या बात हुई इसकी, किसी जीव का विकास, इंग्लिश में इनका जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी रिकैपिटुलेट फाइलोलॉजी, ठीक है। जो इंग्लिश वाला इनका स्लोगन है वो क्या है, ऑन्टोलॉजी रिकैपिटुलेट फाइनोलॉजी या फाइलोलॉजी, ठीक है। क्या कहानी है, ये कह रहा है यही चीज कि किसी, हमें ये जो भ्रूणीय विकास है, ऑन्टोलॉजी समझते हैं, ऑन्टोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी है जाइगोट से भ्रूण का परिवर्धन, उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। अब कैसे परिवर्धन हुआ ये हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि जाइगोट बनता है, जाइगोट में विभाजन होता है, फिर मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है। कहानियाँ याद है या नहीं मानव में रिप्रोडक्शन वाली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑन्टोनोलॉजी। ये कह रहे हैं ऑन्टोनोलॉजी रिकैपिटुलेट का मतलब वही दोहराना, दोहराती है। क्या दोहराती है, अपना इतिहास दोहराती है, यानी कि फाइनोलॉजी दोहराती है, इतिहास। क्या इतिहास है हमारा, अगर हम मानव के कंसेप्ट में बात करें तो हमारा इतिहास क्या है कि हम मछलियों से बने हैं, मछलियों से जो है एम्फीबिया बने, एम्फीबिया से जो है रेप्टाइल्स बने, फिर रेप्टिलिया से एविस बने और फिर हम बने। तो क्या ये बात उस एम्ब्रियोलॉजी से प्रूफ नहीं हो रही, इसको उस वे में ले जाके समझो जरा। अगर हम सिर्फ मनुष्य की बात करें तो हमारा विकास यानी कि जो भ्रूण का विकास है, ऑन्टोनोलॉजी जो है, हमारा विकास, ये तो सिर्फ 3 स्टेज है, आप बहुत सारे देखोगे आपको बहुत सिमिलैरिटीज दिखेगी। हमारा विकास हमारे इतिहास को दोहराता है, यही कहना चाह रहे हैं ये कि हमारा जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो हमारे इतिहास को दोहराने का काम करता है। वो हमें बताता है कि हमारा इतिहास क्या रहा होगा, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से जन्मे हैं, हमारे क्या क्या कैरेक्टर इन सब से मिलते हैं, ठीक है। यही ये क्या कहना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं। और भी अगर मानव के कॉन्सेप्ट में हम बात करें, ये अर्नेस्ट हैकेल जी है, ठीक है। अगर हम इसको लिख दूं इतिहास को, ऑन्टोनोलॉजी रिपीट्स या रिकैपिटुलेट भी कह सकते हैं आपको, मैं रिपीट लिख देती हूं, रिपीट इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फाइलोलॉजी। हिंदी वाला लिखा हुआ है यहाँ पे पुनरावर्तन सिद्धांत, ठीक है, ये कहते हैं ये, ठीक है। कैसे, अभी इसको एक और समझो जरा। देखो वही मैं फिर से क्लास 11th में ले जाऊंगी, उसको जाए बिना आप नहीं समझ सकते। जब हम एनिमेलिया पढ़ते हैं यानी कि एनिमेलिया किंगडम पढ़ते हैं, एक इंसान वाले से हमने भ्रूण वाले से समझ लिया, मैं आपको थोड़ा सा और दूसरी तरफ लेकर जाती हूँ। जब हमने जो कॉर्डेटा है यानी कि वर्टिब्रेटा है वो पढ़े थे, यानी एनिमेलिया पढ़ा था हमने, जंतु जगत पढ़ा था क्लास 11th में,
तो हर जंतु जगत में जो क्लास 11 पढ़ रहे होंगे उनको पता है जंतु जगत में लार्वा अवस्था आती है। एक लार्वा अवस्था पढ़ते हैं हम ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। अब जिसने जो है 11th नहीं जाना चाहते हैं मैं उनको यही समझा देती हूँ। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो नेरिस में पाया जाता है। नेरिस क्या है? नेरिस एनिलिडा का एक जानवर है। सॉरी एनिलिया लिख दिया मैंने, एनिलिडा। नेरिस क्या है? एनिलिडा का एक जानवर है, एनिमल है। ठीक है। एनिलिडा के बाद कौन आए थे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, एनिलिडा के बाद मोलस्का आए। ठीक है, बात समझ में आई आपको। उसके पहले एस्केलमेंथिस आए, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा और फिर मोलस्का। ठीक है, तो नेरिस का एक लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा। कैसा दिखता है? मैं थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। तो आपको ऐसे बाल होते हैं, उसमें ऐसा सा होता है। पूरी संरचना मैं नहीं बना रही, वो इंटेस्टाइन भी होती है और मुख भी होता है, बहुत कुछ होता है। ये ट्रोकोफोर लार्वा है। ये किसका लार्वा है? नेरिस का लार्वा है। लेकिन जब हम एनिलिडा से विकसित होके क्या बनाते हैं? मोलस्का बनाते हैं। एनिलिडा के बाद कौन विकसित हुए? मोलस्का। तो मोलस्का के भी कुछ जानवरों में, सब में नहीं, सब में नहीं, कुछ जानवरों में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ये बात क्या सिद्ध करती है? कुछ में पाया जाता है मतलब एक अवशेष जैसा है, कम पाया जाता है। भाई कोई चीज कम पाई जाती है मतलब कमी की तरफ जा रही है, कोई चीज कम हो रही है मतलब क्या होगा? पीछे रही होगी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो क्या ये ट्रोकोफोर लार्वा इसमें पाया जाना इस बात को सिद्ध नहीं करता कि ये एनिलिडा से आए होंगे, क्योंकि एनिलिडा के सभी जंतुओं में ट्रोकोफोर लार्वा है, लेकिन इसके कुछ में, मतलब जब विकास हुआ तो ट्रोकोफोर लार्वा बनना कम हो गया। तो ये बात सिद्ध करती है कि मोलस्का का विकास किससे हुआ है? एनिलिडा से हुआ है। और मोलस्का के परिवर्धन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी कुछ कुछ चीजें जो हैं वो एनिलिडा जैसी हैं। और यही अर्नेस्ट हैकेल कहना चाहते हैं कि किसी जीव का विकास, भ्रूणीय विकास, क्योंकि ऑन्टोजेनोलॉजी जो है सिर्फ विकास नहीं होता, भ्रूण का विकास, यानी जाइगोट से लेकर भ्रूण बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया का जो विकास है वो उसके इतिहास को दोहराता है, यानी कि उसके इतिहास यानी कि उसके विकास की कुछ चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ बताता है। वो हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं या हम किससे समानता प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई अर्नेस्ट हैकेल की बात? मुझे लगता है इससे बेटर मैं आपको नहीं समझा सकती, है ना। बस कुछ नहीं है, वही डायग्राम है और उसी डायग्राम के चारों तरफ ये जो कहानियां हैं वो घूम रही है। ठीक, चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार मार्क लगा दो। उदाहरण क्या लिखेंगे? वही जो हमने पढ़ा कि मानव के भ्रूणीय विकास को जब देखा जाता है तो यह पता चलता है कि मानव का विकास जो है वो मछली से, वही रेप्टिलिया से एविज और इस तरह हुआ होगा, क्योंकि उनका जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो बाकी जो वर्टिब्रेट है उनसे समानता दिखाता है, जो हमने पिछली वाली लाइन में भी लिखा। यहाँ पे ये वाला, ये उदाहरण में लिख दोगे अर्नेस्ट हैकेल के। और आप बोलोगे आप मैम ये डायग्राम हम नहीं बना सकते। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोशिश करो। टाइम देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है 12th में। अगर आपसे बनता है ठीक है, नहीं तो आप पूरे सबके मत बनाओ, आप दो के बना दो कि एक आप मछली का बना दो इधर और इधर इंसान का बना दो और बता दो कि देखो ये समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। मछली के भ्रूण और मानव में समानता है, इधर भी गिल है, इधर भी गिल है, इधर भी पूंछ है। एक और होता है पोस्ट एनाल कैनाल, है ना, पोस्ट एनाल। जो वर्टिब्रेटा है, कॉर्डेटा है, उनका एक और लक्षण क्या है? पुच्छ पाया जाना, मतलब पोस्ट एनाल सिस्टम पाया जाना। पोस्ट एनाल सिस्टम मतलब पूंछ अभी हम में नहीं, लेकिन हमारे बचपन में देखो पूंछ है जो कि मछलियों से मिलती है। ये भी एक विकास का सिद्धांत है ना। चौथा जो कैरेक्टर है कॉर्डेटा का,
तो आप ये ऐसे ऐसे लेबल करके बता दो कि इनमें समानता दिखाई देती है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा विकास जो है वो सबसे मछलियों से, पीसीस से इधर की साइड हुआ होगा। चलिए, अब है युग्मित गिल, जिसकी हम बात कर चुके हैं, इसको पढ़ लेते हैं। युग्मित गिल दरारें अवशेषी गलफड़े, गलफड़े किसको कहते हैं? गिल्स को कहते हैं, पेयर्ड गिल। गलफड़े केवल मत्स्य वर्ग में ही क्रियाशील होते हैं तथा अन्य कशेरुकी जीवों में ये अनुपस्थित होते हैं। कौन सी अवस्था में? वयस्क अवस्था में अनुपस्थित होते हैं। लेकिन जब हम इनका भ्रूण देखते हैं, यानी हमारा या किसी का भी, चाहे आप किसी का भी भ्रूण देख लो, इतने जो हमारे कॉर्डेट हैं सबका भ्रूण देख लो, सब में गिल्स मिलेंगे। इसमें गिल्स है, 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 इसमें गिल्स है। लेकिन इनके वयस्क में सब में गिल्स, पक्षियों में तो कहाँ गिल्स होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ये युग्मित गिल वाला एक उदाहरण है, ये भी आप लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। गिल्स सभी ने देखे हैं भाई, मछलियों में ऐसे होते हैं। ठीक है, प्लांट का क्या एग्जाम्पल दे सकते हो भाई? एनिमल की बात करते जाएंगे, प्लांट की भी बात कर लेते हैं। एक और उदाहरण जो आप दे सकते हो, अकेशिया। क्या है अकेशिया का उदाहरण? अकेशिया के पौधे में वयस्क अवस्था में संयुक्त पत्ती पाई जाती है। संयुक्त पत्ती कैसी होती है? ऐसी। परंतु नवोद्भिद में, नवोद्भिद मतलब जब ये पादप जो है, अकेशिया बहुत लंबा पेड़ है, जब ये छोटा होता है, यानी कि पिद्दू सा प्लांट होता है, में पूर्वजों के समान सरल पत्ती पाई जाती है। मतलब जब ये बड़ा पेड़ देखोगे आप अकेशिया का, आपने जरूर देखा होगा 100%, पर आपको पता नहीं है कि वो अकेशिया है। ऐसी पत्तियां होती हैं उसकी। ये देखिए, इसकी ये पत्ती सारी कैसी है? संयुक्त पत्तियां हैं, मतलब यही जैसे मैंने बनाई है ऐसी। मैं गोले बना रही हूँ भी, पत्ती जैसा नहीं बना रही। ये संयुक्त पत्ती है इसकी, ये सारी पत्तियां हैं, ये इसके वयस्क में पाई जाती है। लेकिन जब हम इनका छोटू बच्चा देखते हैं, मतलब प्लांट देखते हैं, बेबी प्लांट देखते हैं, तो बेबी प्लांट में नॉर्मल पत्ती है, बस ऐसे सरल, ऐसे। ये लंबी भी हो सकती है, ऐसी, बस सरल पत्ती है। कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है संयुक्त पत्ती वाला। अब संयुक्त पत्तियां कहते किसको हैं? तो वो क्लास में आप 11th में पढ़ के आए हैं कि भाई एक पत्ती, नॉर्मल पत्ती कैसी होती है? चलो थोड़ी सी क्लास 11th बता देते हैं। ये पत्ती है, इसको सरल पत्ती कहते हैं। अगर ये और विभाजित हो जाए, मतलब मैं विकास के क्रम में अगर मैं इसको और विभाजित कर दूं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो जाएगा? हर एक जो चीज़ है वो पत्ती में बदल जाएगी। दूसरा, ये वाली भी ऐसी हो गई, तो ये संयुक्त पत्ती हो गई ना। इसी के बीच में काट लगने से नई पत्तियां बन जाती हैं। फिर और ये भी विभाजित होती है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। इसको और विभाजित कर दूं, मतलब इसमें और फोल्डिंग कर लूं, तो ये ऐसी बन जाएगी। ऐसे इधर वाली भी, ये पढ़ा है ना क्लास 11 में। इसको और विभाजित कर दो तो ये सरल, ये संयुक्त। तो इसमें सरल पत्ती, फिर बाद में और विखंडन होते होते जब ये वयस्क होता है तो इसमें ऐसी पत्ती बन जाती है, संयुक्त पत्तियां। तो ये इस बात को प्रूव करती है कि इसके पूर्वजों में कहीं ना कहीं क्या रही होगी? सरल पत्ती रही होगी। इसीलिए इसके बेबी प्लांट में हमें क्या मिलती है? सरल पत्तियां मिलती है। ठीक है, ये दो उदाहरण और दे सकते हैं आप। चलिए, तो समझ में आया आपको क्या कहानी थी कि भ्रूणीय परिवर्धन में क्या होता है? हमारे सबका भ्रूणीय परिवर्धन हमें ये बताता है कि हमारा विकास कैसे हुआ है, यानी हमारा भ्रूण परिवर्तन हमारे इतिहास को दोहराता है और हमें समझाता है कि हम कहाँ से आए हैं। ठीक है, और ये किसका सिद्धांत है? ये अर्नेस्ट हैकेल का सिद्धांत है, जिसे पुनरावर्तन सिद्धांत या रिकैपिटुलेशन थ्योरी यानी कि ऑन्टोजोनी रिपीट्स फाइलोजोनी कहते हैं। ठीक है, ऑन्टोजोनी क्या है मैं बता चुकी हूँ, जायगोट से भ्रूण का विकास। सब में देखो, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर भी है। आप कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी एनिमल, सभी में जायगोट बनेगा। ये तो हम पढ़ के आए। कोई भी एनिमल हो जिसमें निषेचन हो रहा हो, सब में जायगोट बनेगा। और जायगोट से बनता है मोरूला,
8 से 16 स्टेज वाली। और मोरूला से बनता है ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला से फिर बनता है भ्रूण। सभी एनिमल में यहां से यहां तक की स्टेज तो सेम ही रहती है, सिर्फ भ्रूण जब बनता है तो फिर वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये बात भी सिद्ध नहीं करती कि मानव का भ्रूण भी इसी स्टेज से गुजर रहा है, पक्षी का भी इसी स्टेज से गुजर रहा है, मछलियों का भी इसी स्टेज से गुजर रहा है? मतलब हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं रहे होंगे, और भ्रूण बनने के बाद हमें विकास शुरू हो जाता है, हम एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। ये बात भी तो प्रूफ करती है, ऑन्टोजेनी भी तो प्रूफ करती है कि हम में एक कनेक्टिव लिंक है, हम सब एक हैं, क्योंकि हमारा युग्मनज से भ्रूण बनने का जो प्रोसेस है वो यही है, चाहे कोई भी ले लो। तो बहुत बड़ी बात बोल दी थी अर्नेस्ट हैकेल ने, जिसको आज हम प्रूफ कर पाते हैं, और ये वर्गीकरण जो आप पढ़ते हो ये पढ़ पाते हो, चाहे पादपों को हो चाहे जंतुओं का हो। हालांकि हम इस चैप्टर में एनिमल से पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल प्लांट्स के भी देखेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि भ्रूणात्मक विकास परिमाण जो है वो खत्म होते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है एविडेंस देखेंगे। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको अगले वीडियो का।